नमस्कार, संसद टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। बजट विशेष अर्थनीति के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सड़क परिवहन और राजमार्गों की। राजमार्ग, सड़कें किसी भी देश के विकास का पहिया होती हैं। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि बजट से इस क्षेत्र को क्या उम्मीदें हैं। हमारे साथ दो विशेष मेहमान मौजूद हैं इस विषय पर बात करने के लिए। हमारे साथ उपस्थित हैं शैलेश पाठक, जो निदेशक हैं इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के। डॉक्टर पाठक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे दूसरे मेहमान हैं सुधेंद्र ज्योति सिन्हा, जो वरीय सलाहकार हैं नीति आयोग में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि अभी हमने बताया कि किसी भी देश के विकास का जो पहिया होता है वो कनेक्टिविटी है, वो सड़कें हैं। और ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, क्योंकि ये ड्राइवर है बाकी दूसरे सारे सेक्टर्स का। और मैं अब छोटा सा एक उदाहरण दूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं और यहाँ से लखनऊ जाने में किसी ज़माने में 12 घंटे 13 घंटे लगते थे, और आज स्थिति ये है कि हम 6 घंटे में, 6.5 घंटे में दिल्ली से लखनऊ की दूरी तय कर ले रहे हैं। अब पेट्रोल चाहे जितना महंगा ज़रूर हो गया हो, लेकिन चूँकि घंटे आधे ही लग रहे हैं, इसलिए शायद आने जाने का खर्च भी पहले से कम हुआ है। बहरहाल, आज की बात जो हम कर रहे हैं कि बजट से, आपसे पहला सवाल सुधेंदु जी, बजट से क्या उम्मीद ये सेक्टर लगा रहा है? राजमार्ग क्या लगा रहा है? सड़क परिवहन क्या उम्मीद लगा रहा है? देखा जाए पिछले कई वर्षों से, करीब पिछले 6 से 8 वर्षों से ये देखा एक ट्रेंड है कि सड़कों पर जो है काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी एम्फेसिस दिया जा रहा है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जब इन्होंने पोजीशन में आई थी, तो सबसे पहला इन्होंने इनिशिएटिव लिया था जिसको नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करते हैं। यानी इन्होंने पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग अलग तरह से एक डिस्ट्रीब्यूटेड रूप में, छितराए हुए रूप में नहीं देखा, उनको एक यूनिफाइड रूप में देखा। और उससे जो है इन्होंने एक पाइपलाइन की संकल्पना की और उस पर 111 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन्होंने प्लान किया। उसके बाद बहुत सारे फ्लैगशिप स्कीम्स आए, जैसे कि आप सड़कों के इलाके में के क्षेत्र में देखें तो भारतमाला सबसे बड़ा फ्लैगशिप स्कीम आया। उसके बाद जो है 4 धाम प्रोजेक्ट आया। उसके साथ ही साथ जो है वो सेतुबंध पुलों को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट आया। तमाम तरह के प्रोजेक्ट आए। तो ये प्रोजेक्ट्स आए और अब जो है पीएम गति शक्ति की हम बात करते हैं। यानी कोई भी जो इनिशिएटिव है वो किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का नहीं है, वो एक होल ऑफ गवर्नमेंट है। वो टीम इंडिया काम कर रही है उस चीज को, इंटीग्रेटेड अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच। सारे लोग मिलकर उस चीज के लिए जिम्मेवार किए जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा अप्रोच रहा है। और इस दौरान सड़कों पर निश्चित तौर से जो है वो खर्च ज्यादा किया जा रहा है और उसका रिजल्ट भी आप देख रहे हैं। आप खुद जान रहे हैं कि जहां हम करीब 15-16 किलोमीटर प्रतिदिन से बढ़ करके अब हम 45-50 किलोमीटर तक आए हैं। हाल में एक दिन समाचार था कि एक दिन में 100 किलोमीटर, ये हमारा स्टैंडर्ड अब आने जा रहा है। तो हमारी सड़कें जो हैं लंबाई में, हमारी सड़कें जो हैं जिस तीव्रता के साथ और जिस क्वालिटी के साथ बनाई जा रही हैं, वह अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। और सुधेंदु जी, शायद यही वजह है कि मैं एक आंकड़ा पेश करना चाहता हूँ। देखिए, 2014-15 का ये आंकड़ा है। जो लंबाई थी सड़कों की, राष्ट्रीय राजमार्ग की, वो 97,380 किलोमीटर है। और यही 22-23 में जो बढ़कर 1,44,633 किलोमीटर के आसपास लगभग हो गया। शायद यही वजह रही कि एक दिन में जो किलोमीटर बढ़े हैं कि दुगने से ज़्यादा बन रही है सड़कें, तो इसकी ये यहाँ पर स्थिति है। और देखें कि अभी राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं 1,44,634 किलोमीटर हैं। राज्यों में जो राजमार्ग हैं वो 1,86,908 किलोमीटर हैं, और जो अन्य सड़कें हैं वो लगभग 60 लाख किलोमीटर हैं। तो ये कनेक्टिविटी है। और आप बात कर रहे थे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स की, आपके पास आना चाहेंगे
शैलेश जी, आप ये बताएं कि गति शक्ति बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इसके ड्राइवर्स क्या क्या हैं, इंजन्स क्या हैं इसके? जी, मैं भी एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ। जैसे आपने कहा आप दिल्ली से लखनऊ जाते थे। सन 1990 में मैं तब बम्बई होती थी, मुंबई से दिल्ली गाड़ी चला के आया था। मारुति उस समय बड़ी एडवांस गाड़ी मानी जाती थी, तो साढ़े तीन दिन लगे थे। और जून 2021 में मैं चेन्नई से दिल्ली गाड़ी चला के आया और 3.5 दिन से भी कम लगे। तो बहुत फ़र्क पड़ा है, सुधार हुआ है। गति शक्ति में परिकल्पना सिर्फ ये है कि लॉजिस्टिक्स को हम कैसे आसान करें, और कोई भी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने के पहले हम कौन सी योजनाओं पे या डिज़ाइन पे कहाँ से अप्रूवल्स ले लें। हम सभी जानते हैं कि लॉजिस्टिक्स मतलब या तो आप यहाँ से लखनऊ जाए या एक ट्रक यहाँ से लखनऊ जाए, वो जितनी जल्दी पहुँच जाए और जितने कम पैसे में। तो क्या क्या हमारे पास विकल्प है? हमारे पास रोड है, हमारे पास रेल है, हमारे पास एयरपोर्ट है, बाय एयर भेज सकते हैं, हमारे पास इनलैंड वाटरवे है, अभी वो लाइनर चल रहा है वाराणसी से, बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। हमारे पास सी पोर्ट है, और आप सभी जानते हैं कि सी इज़ द चीपेस्ट, सबसे किफ़ायती होता है। हमारे पास शहरों में जाने के लिए मेट्रो है, और हमारे पास लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये 7 जो इंजन हैं गति शक्ति के, उसमें आगामी 10 साल में कोई भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने के पहले इस बाईसा अगेन के पोर्टल पे देखेंगे, और इसको जुड़ा है नेशनल लॉजिस्टिक्स प्लान से। तो हम लोग तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज के दिन लॉजिस्टिक्स की कीमत लगभग 14% होती है हिंदुस्तान में। अगर 100 रुपये की चीज़ हमने लुधियाने में बनाई और हम नागपुर भेज रहे हैं, तो 14 रुपये हमको ढुलाई के लगते हैं। अगर वो 14 घट के 8 हो जाए तो कितना फ़ायदा होगा, समय की भी बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी। और रही बात हाईवेज़ की, मेरे विचार से जो नेशनल हाईवेज़ हैं, आपने आंकड़ा पढ़ के सुनाया, उतनी ही हाईवेज़ राज्यों, बल्कि उससे ज़्यादा राज्यों की हाईवेज़ हैं, स्टेट हाईवेज़ जी, और शहरों की हाईवेज़। एक कारण है कि शहर की सड़कें उतनी अच्छी नहीं होती जितनी नेशनल हाईवेज़ होती हैं, वो बाद में बात करेंगे। हम लंबाई की तो बात कर रहे हैं, खूब हुआ। अब शायद क्वालिटी पैरामीटर्स की भी बात करनी होगी कि सिर्फ सड़कें हैं और हम एक जगह से दूसरी जगह कम समय में कम दाम में पहुंच जा रहे हैं, यही काफ़ी नहीं है। शायद सरकार अब क्वालिटी पैरामीटर्स की बात कर रही है। क्या हैं ये पैरामीटर्स? बिल्कुल सही आपने कहा कि अब केवल सड़कों की लंबाई और उनका जल्दी बनना ही केवल नहीं रहा, अब हमारी प्रायोरिटी है और सरकार की प्रायोरिटी है, और सारे लोग इसके लिए जो है कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। ये प्रायोरिटी है कि आपकी सड़कें जो हैं मेंटेनेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सड़क बनाया थोड़े समय के बाद जो है वो उसका अस्तित्व ही नहीं पता चल रहा है। सड़कें मेंटेनेबल होनी चाहिए, उनका जो है रिजिलियंट होनी चाहिए। वो जब आप उसको बना रहे हैं तो उसमें जिस तरह के मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हैं वो रिसाइक्लेबल होना चाहिए, डी रिस्क्ड होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, वे साइड एम्यूनिटीज़ आपको डेवलप करना है। उसके डिज़ाइन इस तरह के होने चाहिए कि सड़कें सुरक्षित हों, रोड सेफ्टी आपका एक एश्योर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर पैरामीटर है। इन सबों के साथ जो है जो हम बनाने के जो हम सड़कें जो हमारी बन रही हैं, दे आर ग्लोबली बेस्ट। इसीलिए जो है जैसे हमने कहा कि भारत जो है विश्व में सबसे प्रथम सर्वोच्च बनना चाहता है, उसके लिए हमने 2 फ्रेमवर्क रखा कि हम लॉजिस्टिक सिनर्जी लाएंगे, हम ग्लोबली बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, और उसके बेसिस पर हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा करके अपने सामान को, जैसा अभी बताया गया, हम अपने सामान को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाएंगे और तब फिर इंटरनेशनली हम बेस्ट हो सकेंगे। ये हमारे जो पैरामीटर्स हैं, जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, वो रोड के डिज़ाइंस में लेकर के हर एक स्टेप पर उसमें एम्बेड किया जा रहा है, जिसे पूरा का पूरा लाइफ साइकिल जो रोड का है वो बढ़ सके और लीस्ट कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस में वह रोड जो है वो आपको अपने एक लंबे समय तक अपनी सेवा दे सके। जी शैलेश जी, इसको आगे बढ़ाते हुए अगर हम देखें तो सरकार जो जो पहल कर रही है, एक तो नारा है ही सरकार का कि सबका साथ सबका विकास। सड़कें बनाने में भी हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। अगर सरकार की पहल देखें तो जो दिव्यांगजन हैं, इनके लिए भी सड़क बनाने में विशेष तौर पे पहल रखें कि उनका एक्सेस कैसा हो, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से सुविधाएं कैसी हों। इसी तरीके से कई पहल है, हरित पहल है, इस तरीके की कुछ और पहलों की आप बात करें। जी, सबसे बड़ी पहल तो होगी कि पिछले लगभग 10-20 साल में
हम लोगों ने 2 लेन सड़क को 4 लेन किया था और 4 लेन सड़क को 6 लेन किया था। तो जो हम लोग कहते हैं सड़कों में 4 चीज़ें होती है। एक होता है पेवमेंट, जो सड़क जिस पे हम चलते हैं। दूसरी होती है स्ट्रक्चर्स, कंक्रीट की ब्रिजेस वगैरह। तीसरी होती है टनल्स, जो काफ़ी तरक्की हो रही है आजकल टनल्स में। और चौथी होती है यूसेज, जो आपने कहा। तो हमने जो पेवमेंट बनाई पिछले 20 साल में, वो ज़्यादातर एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट पे बनाई, नई अलाइनमेंट पे नहीं बनाई थी। आज के दिन ये हाल है कि हमारी इतनी सारी नई लाइन बन रही, नई एक्सप्रेसवे अलाइनमेंट्स पे, जैसे मुंबई से दिल्ली की एक्सप्रेसवे अभी बन जाएगी, बिल्कुल नई अलाइनमेंट, बिल्कुल नई अलाइनमेंट है। और गडकरी जी ने कहा है कि वो 12 से 14 घंटे में दिल्ली से आप मुंबई पहुंच जाएंगे, जो 3.5 दिन मुझे लगे थे। यही नई अलाइनमेंट्स बैंगलोर से चेन्नई की बन रही है एक्सप्रेसवे। तो एक तो ये है नई पहल। दूसरी पहल है कि ब्रिजेस के सेफ्टी के बारे में अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और बल्कि एक इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम है, जो ज़्यादा बात करेंगे बाद में। तीसरी बात है टनल्स। और जहाँ पहाड़ी इलाका है वहाँ टनल्स बहुत अच्छा विकल्प है। और पिछले 5 साल में जितने टनल्स बने हैं हमारे हिंदुस्तान में, स्पेशली हिली स्टेट्स में, उसका पहले कभी उतना देखा नहीं गया। ये यहाँ मैं रोकना चाहूँगा। मैं अभी स्वयं अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश गया था, और जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, सिर्फ टनल्स ही नहीं, बल्कि 2 पहाड़ों के बीच एलिवेटेड कैरेज जो बन रहा है, जो कभी कल्पना के बाहर थी कि 2 पहाड़ के बीच आप एलिवेटेड रोड कैसे बना सकते हैं, और फिर वो टनल में घुस जा रही है। आपको याद होगा पुराने ज़माने में रोड जब पहाड़ पे बनती थी, ऐसे ऐसे चक्कर आने लगते थे। जी, आज के दिन आप जम्मू से जाइए वैष्णो देवी, तो उसी एलिवेटेड ब्रिज स्ट्रक्चर में आप आराम से जा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी हमारी सुधरी है। एक ज़माना होता था कि कोल्टार का ड्रम लाके वो गर्म करते थे और बिछाते थे सड़क पे, वो सब अब हमारे 1-2 किलोमीटर दूर से ही जी उसके कोलतार बिटुमेन जिसको कहते हैं, उसकी स्मेल से पता चल जाता था कि कहीं सड़क बन रही है। तो सड़क की टेक्नोलॉजी तो बहुत सुधरी है। और इच्छा शक्ति का जो अभाव पहले कहीं कहीं था, अब कहीं अभाव नहीं है। इसलिए स्पीड एंड स्केल पे हम लोग सड़क बना पा रहे हैं। इच्छा शक्ति के अभाव को हमने गति शक्ति में बदल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि जीएसटी के पहले राज्यों के बीच कितने घंटे ट्रक खड़े रहते थे। मैं तो निजी क्षेत्र में इतने साल काम करने के बाद, निजी क्षेत्र ये नहीं चाहता है कि रोड बड़ी अच्छी हो, वो चाहता है कि जल्दी हमारा ट्रक पहुंच जाए और कम कीमत में पहुंच जाए। तो उसके लिए हमें और क्या क्या करना होगा, उसकी बात भी करेंगे। लेकिन पिछले साल के बजट के बारे में देख के अब मैं इस बजट के बारे में 3 भविष्यवाणियां करना चाहता हूं। पहला कि रोड्स, हाईवे सेक्टर, बल्कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा अधिक पैसे मिलेंगे। बजट हमारा इसलिए भी मिलेगा क्योंकि आमदनी सरकार की अच्छी हो रही, जीएसटी देखिए इतना अच्छा कलेक्शन हो रहा है, इनकम टैक्स कलेक्शन हो रहा है। दूसरी भविष्यवाणी है कि इसमें कोई सरप्राइज नहीं होंगे। पिछले 4-5 साल के बजट्स में एक कंटिन्यूटी है, एक निरंतरता है जी, और लगातार बढ़ रहा और है। प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने दोनों ने कहा है कि ये अगले 5 साल हम करने वाले हैं। जी। तो अचानक ऐसा नहीं है कि कोई, आप देखिए, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर मैं रिवाइज्ड एस्टिमेट देखूं 2021-22 का, तो ये 1,31,000 करोड़ था, जो कि 22-23 में बढ़ के लगभग 2 लाख करोड़ पहुंच गया। टू बी प्रिसाइज 1,99,000। बिल्कुल। तो ये बढ़ोतरी जो आमदनी में भी हो रही है, वो खर्चे में भी होगी। और तीसरी भविष्यवाणी ये है कि बजट इज नथिंग बट एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। वो माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण जो होगा उस पर हम लोग विश्लेषण करेंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जाती है। बजट इम्प्लीमेंटेशन के लिए लास्ट ईयर बड़ा अच्छा काम किया हमारी सरकार ने। मुझे याद है बजट के बाद 9 अलग अलग चर्चाएं आयोजित की गई निजी क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स से, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने शुरू का भाषण दिया और उसके बाद संबंधित मंत्री ने पूरा हमारी बात सुनी। तो आई वॉज इन्वॉल्व इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट मोनेटाइजेशन, और मुझे लगा कि 2.5 से 3 घंटे वित्त मंत्री जी हमारी एक एक चीज़ नोट करते रहीं और अंत में जब उन्होंने बोला तो हमारी बातों का उल्लेख किया। तो ये बजट के बाद उसको क्रियान्वित कैसे करें, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, इसकी पहल थी। आशा है कि इस साल भी ऐसी पहल जी होगी। जी, सुधेंदु जी नीति आयोग में हैं आप, इम्प्लीमेंटेशन पे आपकी क्या टिप्पणी होगी कि कितना काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है, इसको आगे कैसे और ले जाएं? नहीं, बिल्कुल, जैसे इम्प्लीमेंटेशन अभी भी जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। और जैसा कि 2 चीज़ें कहेंगे। नंबर 1, पहली तो बात, एक इस बजट में एक फिलॉसफी था, जो करंट बजट है उसमें ये था
कि जब हम इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं तो यह संभव नहीं है कि हर एक चीज़ केवल सरकार के पैसे से ही हो। जी। इसीलिए उन्होंने एक विजन रखा, पूरे सरकार का, पूरे भारत का एक विजन रखा कि एक हम वर्चुअस साइकिल क्रिएट करेंगे पब्लिक फंड्स का और प्राइवेट कैपिटल का। प्राइवेट के आदमी को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, अवसंरचना के क्षेत्र में, सड़कें बनाने में हम अपना पैसा लगा सकते हैं। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो भी आप पैकेज बनाते हैं वो मैनेजेबल हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार होनी चाहिए और उसमें रिस्क का इस प्रकार वितरण होना चाहिए, इस प्रकार से रिस्क जो है बटे होने चाहिए कि जो पैसा लगा रहा है उसको दिखे कि नहीं इस क्षेत्र में हम आगे जा सकते हैं। और तभी जो है जिसको हम पीपीपी इनिशिएटिव कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव कहते हैं, उससे फंड्स हमारे पास आएगा और हम ज़्यादा बढ़िया काम कर सकें। इम्प्लीमेंटेशन के में यदि हम देखें, एक डिज़ाइन हुआ, दूसरा जो मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं वह हुआ, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट का जो मैनेजमेंट है वो हुआ, और जो बुनियादी पैरामीटर्स, जो क्वालिटी पैरामीटर्स की चर्चा हमने की वो हुआ। इन चारों चीज़ों को लेकर के पूरा का पूरा जो गवर्नेंस है रोड्स का और गतिशक्ति, ऑफ कोर्स अपने जैसा बताया कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, किसी एक विभाग का काम नहीं है, अभी ये पूरी की पूरी टीम मिल करके इस काम को कर रही है। और आपको जब आप बना रहे हैं तो पूरी आपको विजिबिलिटी दिख रही है, आपको दिख रही है। यदि आप एक नया रोड डेवलप करना चाहते हैं यहाँ से लेकर के जयपुर के बीच में, तो आपको पूरा का पूरा दिख रहा है कि और क्या क्या वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, क्या अलाइनमेंट सबसे अच्छा होगा, कहाँ पर पैसा कम खर्च हो सकता है, सारी का सारा विजिबिलिटी आपके सामने रहता है, जिससे जब आप इम्प्लीमेंट करने जाते हैं जी जी तो आपका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सीमलेस होता है। ऐसा नहीं हो रहा है कि और सारे विभाग मिलकर काम करें, ऐसा ना हो कि रोड सिस्टम एक बार काम कर रहा है उसके बाद टेलीकम्युनिकेशंस आया, तो जितने भी और उस तरह की चीज़ें हैं सब लोग मिल करके तब उसका कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ें। इसलिए पूरा का पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, सही मायने में कहिए तो रोड या और भी किसी अवसंरचना की कल्पना तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन उसको कैसा इम्प्लीमेंटेशन हो, असल तो चीज़ वहाँ पर जो है वो जी गेम जी। चेंजर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सुधेंदु जी और शैलेश जी कि हम 8 सोच रहे हैं 1 to 10 के पैरामीटर्स पे और इम्प्लीमेंट 2 कर पा रहे हैं। इससे कहीं बेहतर है कि हम 6 सोचें और 5 या 6 तक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। वो ज़्यादा सक्सेस का मॉडल होता है क्योंकि हम हाई इम्प्लीमेंटेशन मोड में होते हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सड़कों का जो विस्तार हो रहा है, क्वालिटी पैरामीटर्स हम रख रहे हैं, इसकी कुछ चुनौतियाँ भी हैं। हमने सुना है कि अधिग्रहण करने में कई बार ज़मीन के अधिग्रहण में कुछ चुनौतियाँ आती हैं। मैं दो तरीके से इसका जवाब देना चाहूँगा। एक है सड़क बनाना और दूसरा है सड़क चलाना। सड़क बनाने में जो मेहनत लगती है, सड़क चलाने में अलग किस्म की मेहनत लगती है। और थोड़ी देर से हम सड़क चलाने की बात कर लें। हम टोल कलेक्शन करते हैं सड़कों पे, और आज से 4 साल 5 साल पहले हर टोल नाके पे लंबी लाइनें लगती, 30 मिनट रुकना पड़ता था। अब वो लाइनें ख़त्म हो गई। और सिर्फ रुकना ही नहीं पड़ता था, आपका स्ट्रेस लेवल भी हाई होता था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और मैं एक कंपनी का CEO था जहां लगभग 7-10 करोड़ दिन के टोल कलेक्शन होते थे, और जब मैंने ज्वाइन किया तो मात्र 9 या 10% इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन होता था। आज 98% हो रहा था जी। तो सड़क चलाने वाली जो हमारी पद्धतियां हैं वो भी बहुत बेहतर हुई। जिस तरह से हम सड़क की गुणवत्ता नापने के लिए आजकल हम एडवांस टेक्निक्स अपना रहे हैं, या सड़क को मेंटेन करने के लिए एडवांस टेक्निक्स, तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो वापस होनी नहीं है, ये तो आगे ही बढ़ेगी। बनाने की बात में क्या है कि बहुत सारी चुनौतियां होती थीं और बहुत सारी चुनौतियों पर हमने पार पा लिया है। कहीं कहीं, जैसे आपको मैं एक उदाहरण दूं, अभी मैं गया था, बिहार का गया, और वहाँ से मैं गया बोध गया नहीं गया और फिर बोध गया भी गया था जी। तो गया में गवर्नमेंट ऑफ बिहार की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से मैं जब गया से पटना आया तो मुझे पता चला कि गया और पटना की दूरी उतनी नहीं है जितनी गया और पटना और बक्सर की है, लेकिन समय ज़्यादा गया से लग रहा है क्योंकि वहाँ 4 लेन निर्माणाधीन है, और जो फ्लाईओवर्स बनते हैं वहाँ, जो आपने कहा ना, भूमि अधिग्रहण की अधिक समस्या है।
लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जो अधिग्रहण की समस्या आज से 10 साल पहले 5 साल पहले थी वो अब कम हो गई है। आज के दिन समस्या एक्चुअली सिर्फ दो हैं। एक है पैसा कितनी जल्दी कॉन्ट्रैक्टर को मिले, जो आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, और दूसरा कितनी क्षमता है सरकार में भी और निजी क्षेत्र में भी। तो इस क्षमता का विकास हम लोग देख रहे हैं और उसको मॉनिटर करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। आपके पास आएंगे, ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्गों का, राज्य के राजमार्गों का विस्तार तो हम कर चुके हैं बल्कि, लेकिन जब हम किसी शहर में प्रवेश करते हैं टियर 2 टियर 3 के सिटी में, तो जो एक्सेस एंड अप्रोच रोड होता है, या जब आप अंदर घुस जाते हैं, जो दूरी आपने 300 किलोमीटर की 3 घंटे में तय की है, वहां पे फिर 1 घंटा लग जाता है 10 किलोमीटर जाने में। बिल्कुल सही। इस समस्या से कैसे निजात पाए? बिल्कुल, आपने बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स हमारे हो गए, जो शहर के अंदर का जो रोड हुआ, वो अपने आप में एक चैलेंज बन के है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि छोटे शहरों के लिए भी हम एक तरह का सिटी मोबिलिटी प्लान जिसको कहते हैं, उसको हम डेवलप करें, क्योंकि अब उनको फोकस में रखना बहुत ज़रूरी है। बड़े शहरों में तो समस्याओं का समाधान होता रहता है, छोटे शहरों में ये समस्या बड़ी हो जाती है और प्रॉब्लम और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनके पास उनकी जो वित्तीय क्षमता है वह कम होती है, उनका कैपेसिटी जो है वह कम होता है, वो चीज़ों को उतना कॉन्ट्रैक्ट का या फिर चीज़ों को उतना वो पूरे परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनका एक जो है वो हमें एक मोबिलिटी प्लान उसको प्लान करें कि कैसे एक पर्टिकुलर छोटे से शहर में एक पर्टिकुलर पीक आवर में लेट्स से किस प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था की जाए या परिचालन की क्या व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो है ज़्यादा कंजेशन नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जगह पर पहुंच सकें। और कई राज्यों में यह व्यवस्था ऑलरेडी उपलब्ध है, वहाँ किया गया है, और कई जगहों पे यह व्यवस्था नहीं है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि एक बार जब कोई एक समेकित रूप से हम इस चीज़ को केवल एक्सपीरियंस शेयरिंग हम देखें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस और किस राज्य ने क्या किया है, आप उसको केवल इम्प्लीमेंट करें, अपना ऑफ कोर्स कस्टमाइज करके आप इम्प्लीमेंट करें। जब आप अपने राज्य में अपने शहरों के लिए करेंगे, तब आप देखेंगे कि इसका समाधान बड़ा आसानी से हो सके। इसके साथ ही यह भी आवश्यक और ये किया जा रहा है कि कई जो कंजेस्टेड शहर हैं उनके बगल से आप बाईपास निकाल दें। बहुत शहरों में ये हुआ है। हाँ, बाईपास थोड़ी निकाल दूरी ज्यादा तय करनी होती है, लेकिन बिल्कुल। सुविधा बहुत हुई है। और एक खास बात के लिए तो तारीफ करनी होगी, और वो ये कि देश का कोई भी भाग या कोई भी प्रदेश अछूता नहीं है इस सड़क विकास परियोजनाओं से। आप चाहे नॉर्थ ईस्ट में, मैंने देखा, कोई भी मेघालय ले ले, अरुणाचल ले ले, मिजोरम ले ले, वहाँ भी सड़कों के विकास की वही गति है और उतना ही ध्यान है सरकार का जितना कि बाकी दिल्ली और जो सेंटर और नॉर्थ के राज्य हैं। आपसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना चाहेंगे। एक क्लाइमेट चेंज हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इसके लिए भी सरकार ने पहल की है। हरित पहल कहें, 2-3 चीज़ें हैं। हाइड्रोजन ईंधन वाली सेल से चलने वाले वाहनों की शुरुआत है। BS4 वाहनों में IC ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना है। वाहन स्क्रैपिंग की पॉलिसी जो लाई गई है पिछले सालों में, उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या क्या पहल हो सकती है जो आप फ्यूचरिस्टिक भविष्यवाणी कर रहे हैं? मेरे विचार से जो आपने अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं उनका वर्णन किया। अब मैं एक चुनौती का वर्णन करना चाहता हूँ। जी। हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसके परिवार में कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट में मरा नहीं हो या जख्मी नहीं हुआ। और आज के दिन 1.5 लाख लोग साल के मरते हैं और 1.5 लाख से 5 गुना लोग एक्सीडेंट में जख्मी होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा है। अगर आप हवाई यात्रा देखें, रेल यात्रा देखें, तो सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या कहीं ज़्यादा है। और इसका कारण ये नहीं है कि सड़कें ख़राब हैं, इसका कारण है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस हम देते हैं जी वो बिना किसी कैपेसिटी बिल्डिंग के देते हैं। आप किसी को भी ड्राइविंग लाइसेंस एडवांस कंट्रीज़ में होगा तो उनको 10 घंटे की रोड सेफ्टी की क्लास करनी पड़ती। और आज के दिन हमारा ये हाल है कि रोड सेंस नाम की चीज़ नहीं है हमारे लोगों में। सड़कें बड़ी अच्छी बन रही है, लोग उसको हवाई जहाज़ मान के रनवे के रूप में तेज़ चलाते हैं। तो अगर रोड सेफ्टी पे यूनियन गवर्नमेंट और विशेष रूप से राज्य सरकार, क्योंकि लाइसेंस राज्य सरकार देती है, यूनियन गवर्नमेंट नहीं देती है, तो रोड सेफ्टी में अगर और स्पेशली लाइसेंस में, इन्फोर्समेंट में कुछ काम अच्छा हो तो कितने भारतीयों की जान बचेगी, कितने लोगों का पैसा बचेगा। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। बिल्कुल। और आप नीति आयोग में हैं, हमारी भी ये गुजारिश होगी कि कभी आगे चर्चा हो तो ड्राइवर्स को
सेंसिटाइज किए जाने की ज़रूरत है। एक तो मैं यहाँ देखता हूँ कि जो पेडेस्ट्रियन है पूरे दुनिया में उनको प्राथमिकता दी जाती है कि अगर वो आगे आ गए, आपने गाड़ी रोकी, ये किया, न कि आप स्वयं निकालते रहें। तो इस तरीके का एक सेंसिटाइज किया जाना और दूसरे की जागरूकता फैलाया जाना। जैसे किसी गोल चक्कर पे अगर आप देखें, मैं कई शहरों की बात कर रहा हूँ, राइट ऑफ वे पता नहीं है, आपको किस टर्न से लेफ्ट की ओर एग्जिट लेना है और आप किस लेन में हैं। आपको नहीं लगता कि इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नीति भी काम करे? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बताया। और इसलिए जो हम नेशनल हाईवेज की रैंकिंग करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हम वेटेज देते हैं जी। वो रोड सेफ्टी पैरामीटर्स को देते हैं। उसी प्रकार से मॉर्थ ने जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने आइडेंटिफाई कर रखा है जी। कि कौन कौन से डार्क स्पॉट्स हैं और उनको इमीडिएटली जो है करेक्ट किया जाए। यदि कहीं पर डिज़ाइन का इश्यूज है, कहीं पे आपको कुछ टेक्नोलॉजिकली सिग्नल्स को इम्प्रूव करना है, कहीं पर आपको जैसा आपने बताया कि सेंसिटाइजिंग का जो इनिशिएटिव लेना है, कुछ नए तरह के ऐप्स डेवलप करने हैं। हम सफ़र एक इस प्रकार का ऐप है। तो इस प्रकार के बहुत सारे लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा बताया गया, अभी भी हमारे जो हैं एक्सीडेंट ज़्यादा हैं, उनको कम कैसे किए जाएं, ये अपने आप में एक बिल्कुल चुनौती है, एक चैलेंज। आप दोनों विद्वान जनों से बात करके कई नई सारी चीज़ें सीखने को मिली। चर्चा के लिए विषय तो बहुत हैं, मुद्दे भी बहुत हैं, लेकिन वक्त नहीं है। तो आप दोनों आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज की अर्थनीति में इतना ही। अगले बजट से किसी और सेक्टर को क्या अपेक्षाएं हैं और क्या कुछ हो रहा है उस सेक्टर में, इसके बारे में बात करेंगे कल इसी वक्त। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।